चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग देखते हैं आज अध्याय 2 पॉलिनॉमियल्स यानी कि बहुपद। बहुपद क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो पहले है एक चर वाले बहुपद एवं उनके प्रकार। एक चर वाले बहुपद एवं उनके प्रकार। तो पहले तो दोस्तों ये जानिए कि बहुपद है, बहुपद में चर क्या है। ये जानिए कि बहुपद में चर क्या है। देखिए, अज्ञात राशि चर राशि कहलाती है। जैसा कि अज्ञात राशि चर राशि कहलाती है, ऐसी राशि जो अज्ञात है, जिसका आंकिक मान हमको नहीं पता है, उसे हम चर राशि कहेंगे। उसका मान समय समय पर बदलता रहता है। समय समय का मतलब दोस्तों को स्थान स्थान पर जब हम रखते हैं, जैसे आप देखिए हम ले लें x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। तो यार मैं इसको आपने क्या किया था, चलिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। इसमें देखिए अज्ञात राशि क्यों, x जो है क्या है अज्ञात राशि, क्योंकि ये अभी आप नहीं बता सकते x कितना है। जैसे आप देखिए अगर हम यहाँ 5 लिख दें, यहाँ 4 या कुछ भी आप अंक लिख दें, देखते रहिएगा मैंने ठीक से आ रहा। तो कुछ भी अगर हम लिख दें तो यह जो है आपका x अज्ञात राशि हो गया, और 5 4 2 ये क्या है ज्ञात राशि है, यानी कि अचर है। ये क्या है अचर है, और ये अज्ञात है, इसलिए इनको हम चर कहेंगे। ठीक। अच्छा देखिए, जो चर होते हैं वो अक्षर संख्याएं x होती है, जैसे y z p q r, मतलब ये इस तरह की जो भी अक्षर संख्याएं हैं उनको हम क्या कहेंगे, चर राशि कहेंगे, अथवा इनको हम बीजीय अंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजीय अंक भी कहते हैं। तो चलिए बच्चों, अब अगला देखते हैं। चर के बाद आता है अचर। अचर, ठीक, चर का विलोम अचर। चर का विलोम अचर। जब चर अज्ञात राशि है तो चर कैसी राशि, सॉरी, जब चर अज्ञात राशि है तो अचर कैसी राशि हो जाएगी, ज्ञात राशि है। चर जो अचर है वो कैसी राशि होगी, ज्ञात राशि, यानी कि ऐसी राशि जिनका अंकिक मान बराबर हो, हर समय वही रहे, कांस्टेंट रहे, बराबर रहे। जैसे आप देखिए यहाँ ऊपर वाले में देख लीजिए, जैसे लिख दें 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। इसमें देखिए ये चर हो गया, x क्या हो गया दोस्तों, चर। और 3 क्या है, 3 2 4 क्या है अचर ना। यानी कि जो अंक हैं, जो अंक हैं वो क्या है, वो अचर हैं, और जो अक्षर संख्या है वो चर। ठीक। तो चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। ये सब तो आप इससे पहले भी पढ़े होंगे। चलिए बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, ठीक। तो देखिए बीजीय व्यंजक संख्याओं का वह समूह जो गुणा भाग जोड़ घटाना आदि संक्रियाओं से संयुक्त होता है, यानी कि जुड़ा हुआ होता है, उसे बीजीय अंक कहते हैं। लेकिन याद रहे दोस्तों, बीजीय अंक में बीजीय अंक यानी कि x y z का होना भी जरूरी है, का होना भी जरूरी है ना। और जिसमें गुणा भाग जोड़ घटाना या इनमें से कोई 1 2 3 मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये क्या है, ये बीजीय अंक है। देखिए बीजीय अंक है, देखिए ये चर और अचर दोनों है, साथ में प्लस है ना, प्लस है। अगर आप यहाँ माइनस भी कर दे रहे हैं तब भी ये क्या कहलाएंगे, बीजीय संख्या कहलाएंगे, या बीजीय व्यंजक कहलाएंगे ना, बीजीय व्यंजक। अब देखिए दोस्तों, बात आती, जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बहुपद, पॉलिनॉमियल्स ना। बहुपद क्या है, बहुपद क्या है दोस्तों। देखिए a0 a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस a4x4 डॉट 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 an ठीक। ये संख्याएं माने इस तरह की जिसमें प्लस माइनस गुणा भाग जोड़ घटाना हो और ऐसी संख्या मिले। ऐसी का मतलब ये नहीं बच्चों कि a है तो ये रहे x है तो x, ऐसा नहीं है, संख्याएं बदल सकती हैं। तो इस प्रकार का जो मिलेगा, जैसे ये है, ये बहुपद है। वो क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 क्या है, बहुपद है। तो बहुपद में देखिए भाई दोस्तों, a0 a1x1 और a2x2 प्लस a3x3
डॉट 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 ए एन एक्स एम। तो ये बहुपद है, ठीक। ये क्या है दोस्तों, बहुपद है, जहां देखिए क्या होना चाहिए। अब इसकी जो कंडीशन होता है a0 a1 a2 और an, यानी कि जो ये a0 है जहां पर a लिखा गया है, ये और a1 a2 a3 a4 a5 ऐसे बहुत सी संख्याएं, नेचुरल नंबर जितने हैं सब लिखे जाएंगे, तो नेचुरल भी साथ, ठीक। तो ये क्या है संख्याएं, इनको आप क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। लेकिन याद रखें कि जो इनका मान है ये एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या आती हैं, पूर्णांक आते हैं, अपूर्णांक आते हैं। लेकिन एक चीज ये जरूर ध्यान देना दोस्तों कि ए का मान an का मतलब है कि ये a1 a2 a3 a4 a5 जितने भी हैं वो आपके जीरो नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए, इसको अभी अगले वीडियो में तुरंत क्लियर हो जाएगा, इसके तुरंत बाद हम क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक। और उसके बाद n एक ऋणेतर पूर्णांक, ऋणेतर माने ऋण से हट करके, चालू रखो जी, ऋणेतर पूर्णांक है जो n एक ऋणेतर पूर्णांक है, यानी कि ऋण से हट करके, यानी कि ऋण नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए n का मतलब दोस्तों यहाँ घात वाला है, n का मतलब क्या है, यहाँ घात, जैसे x घाते n या x घाते 1 x घाते 2, तो वह ऋणेतर होना चाहिए, यानी कि ऋण नहीं होना चाहिए, ठीक। और देखिए अगला है दोस्तों, आपको बता दें हम इसमें लिखे नहीं है गुणांक। देखिए जैसे दोस्तों देखिए यहाँ लिखा गया है, आप इसी को ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 5x² प्लस 3x प्लस 4। तो देखिए अगर आपसे पूछे x² का, x² है ये बच्चों याद रखिएगा, x² का गुणांक, x² का गुणांक, तो देखिए इसका यही मतलब हुआ बच्चों, इसको अगर हम विस्तृत रूप में लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे x फिर प्लस 3 गुणे x प्लस 4। तो अगर आपसे x² का गुणांक पूछे तो देखिए x² ये है, क्योंकि जितनी बार हम गुणा के रूप में लिखते हैं वही तो घात लगती है, तो x² का गुणांक 5 हो गया, x² का गुणांक 5। और यही चीज अगर उलट के आपसे पूछे 5 का गुणांक क्या होगा, तो आप बताएंगे x² होगा, 5 का गुणांक x² होगा, ठीक। तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम जो है देखते हैं बहुपद के कुछ उदाहरण लेते हैं। बहुपद के उदाहरण देखिए, बहुपद के उदाहरण देखिए दोस्तों, जैसे अगर लिख दिया जाए, देखिए 2x² प्लस 3x क्या प्लस x ही लिख दीजिए प्लस x माइनस 4, ठीक। तो यह जो है आपका बहुपद है, क्या है दोस्तों, बहुपद है। और किस पे बहुपद है इसको आपको बता दें हम कि देखिए बहुपद में आपको बताया गया है कि बहुपद वह संख्या है जिसमें घात आपके ऋणेतर पूर्णांक हो और a0 a1 a2 a3 an तक जातीय संख्या, यानी कि पूरी नेचुरल नंबर, तो वो क्या होनी चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए a का मान यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 हो गया, और यहाँ अचर पद है, क्या है, अचर पद। तो अब देखिए इसमें जो है दोस्तों, देखिए 2 क्या है, ये पूर्णांक है, यहाँ x क्या है, ये पूर्णांक है, तो ये किस पे बहुपद हो गया, ये दोस्तों हो जाएगा आपका पूर्णांकों पर बहुपद ना, क्या हो जाएगा, पूर्णांकों पर बहुपद, किस पे हो जाएगा, पूर्णांकों पर बहुपद हो जाएगा। अब अगर इसी तरह लिया जाए दोस्तों 1/2 x² माइनस 3/4 प्लस 2 या कुछ भी ले लीजिए, तो अब देखिए जो आपका 2 है 1/2 है 1/4 ना, 1/2 और 1/4, ठीक, सॉरी ये 3/4 है।
1/2 है और 3/4 है, तो ये आपका जो 1/2 और 3/4 है, ये परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है दोस्तों? परिमेय है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्याओं पर बहुपद। परिमेय संख्याओं पर बहुपद। ठीक, एक उदाहरण और लेते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए उसने कहा है कि वास्तविक ना, आपके सवाल में है कि जो A0 A1 है A2 है वो क्या होने चाहिए? वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। तो देखिए अगर हम ये ले लें करणी में 3x² प्लस √4 नहीं ले सकते क्योंकि 4 का वर्गमूल होगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, तो फिलहाल परिमेय हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, तो आप इसको 2 ले लीजिए प्लस 9 ले लीजिए। तो देखिए यह जो है ये दोनों करणी में 3 और करणी में 2, करणी में 3 और करणी में 2, तो ये आप क्या है? ये परिमेय संख्या के साथ नहीं है, क्या है? ये वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक। वास्तविक संख्याओं पर बहुपद। वास्तविक संख्याओं पर बहुपद हो जाएगा बच्चों। अब चलिए इसके बाद हम लोग अगला हेडिंग पढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं बहुपद के पद और गुणांक। क्या देखते हैं दोस्तों? बहुपद के पद और गुणांक। देखिए अब चलिए चर्चा करते हैं पद पर। देखिए जो बहुपद का पद है, बहुपद का पद, देखिए अगर हम व्यंजक ये लिख दें दोस्तों 5y² प्लस 3y प्लस 5, और ये लिखते हैं 2x² माइनस 3x प्लस 4 या 5, जो भी लिख दें। तो इसमें देखिए बच्चों दोस्तों, ये बहुपद के पद जब हम इससे क्या मिला, देखिए ये पृथक किससे हो रहे हैं? 1 2 3 जो ये पद हैं ये चिन्ह से पृथक हो रहे हैं। ये किससे पृथक हो रहे हैं? पृथक का मतलब अलग, पृथक का मतलब अलग। ये चिन्हों के माध्यम से प्लस माइनस के चिन्हों के, यानी कि प्लस और माइनस के चिन्हों से ये पृथक हो रहे हैं, इसलिए ये पद कहलाते हैं। जैसे देखिए अब इसमें देखिए हम अगर लिखें ये व्यंजक है, इसके पद क्या है? देखिए पहला पद ये है 5y², दूसरा क्या है 3y, तीसरा क्या है 5 ना। तो ये 3 पद हो गए इसमें भी, और इस तरह इसमें भी कितने पद हैं? 3 पद हैं। यानी कि जब व्यंजक, वह व्यंजक जिसको हम प्लस माइनस के चिन्हों से पृथक करते हैं यानी कि अलग करते हैं, तो प्रत्येक जो टूटे हुए भाग हैं, जैसे इसको हमने पृथक किया तो ये अलग हो गया, इससे इसको हमने अलग किया तो ये हुआ, अब यहाँ प्लस लगा दिया तो ये जो सेपरेट हुए हैं, अलग हुए हैं, पृथक हुए हैं, इन्हीं को हम पद के नाम से जानते हैं। जैसे इसमें देखिए 2x² है, 3x है और उसके बाद 5 है। ठीक, क्या है? इनको हम पद के नाम से जानते। चलिए अब इसी में हम लोग गुणांक की बात कर लेते हैं। गुणांक, गुणांक का मतलब होता है कि गुणा का अंक। गुणांक का मतलब गुणा का अंक है। इसको हम लिख सकते हैं गुणा का अंक। गुणा के अंक को गुणांक कहते हैं। तो जैसे देखिए अब यही आप ले लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं देखना है। जैसे देखिए पहला पद क्या है? 5x² है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे x गुणे x विस्तृत रूप में। ठीक, हिलाइए मत, 5 गुणे x गुणे x हम विस्तृत रूप में लिख सकते हैं। तो अब जरा आप ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों को ले लें
ठीक, क्योंकि आप यहाँ देखिए दोनों लिखा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, नहीं यहाँ y दिया है, ठीक ठीक, हम इसको y कर दे रहे हैं, ये y दिया था हमने, भूल से हो गया। चलिए, तो 5y²। तो अगर इसकी बात करें, ठीक, तो यह जो है 5y², इसमें अगर हम y² की बात करें, हाँ ये तो, अगर हम y² की बात करें तो जो y² का गुणांक होगा, y² का गुणांक, अब आप ध्यान से देखेंगे तो y², ये वाला पार्ट, इसमें किसका गुणा हुआ है, 5 का, तो इसलिए बचा क्या, y² का गुणांक 5 हो गया, y² का गुणांक 5 हो गया। अगर हम ये कह दें 5 का गुणांक तो y², यानी कि जो गुणा के रूप में जुड़े हैं, एक पद, जिस पद का आपसे पूछा जाए उस पद के अलावा जो बचा है, जो संख्या बचा है, वही आपका गुणांक हो जाएगा। पद के अलावा मेरा तात्पर्य है ये जैसे x से, आप मत समझिएगा कि ये 5x गुरुजी का पद है, मैं उसकी बात ही कर रहा हूं कि ये 5x जो पद है, इसमें एक आपसे अगर x कह दिया जाए, y² कह दिया जाए, x², तो उसका जो गुणांक है वो 5 है। जैसे आपसे कह दिया जाए दोस्तों कि 9z², इसमें 9 का गुणांक, देखिए अगर आपसे पूछा जाए 9 का गुणांक तो आप क्या बताओगे, बचा क्या है, z², तो आप z बता। जैसे देखिए एक व्यंजक देखिए, 2y² + 3z -4, ऐसे है। अगर आपसे पूछा जाए z का गुणांक, तो z कहाँ है, ये वाला है, तो बचा क्या, z के बाद क्या बचा, 3, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गुणांक 3। y² का पूछे तो y यहाँ है, तो y² के बाद क्या बचा, 2, तो 2 हो गया। आपसे ये पूछ ले 2 का गुणांक क्या है, तो आप लिखोगे y²। जैसे आप देखिए दे दिया जाए आपको, जैसे आपको ये दे दिया जाए 3xy + 2y + 4 या 5, जो भी दिया जाए, तो अगर आपसे ये पूछ ले, अगर आपसे ये पूछे गुणांक में कि 3 का गुणांक, किसका, 3 का, तो इस 3 के बाद क्या बचा, xy, तो आप पूरा लिखेंगे xy, क्या लिखेंगे, पूरा xy। अगर इसकी जगह दे दे x²y, तो 3 का गुणांक, तो आप लिखोगे x²y। यानी कि कहने का मतलब ये दोस्तों कि जिस बीजीय अंक का मान या आपके अंक का मान पूछे, उसके अलावा जो उसके साथ जो कि गुणा के रूप में जुड़े हैं बचता है, तो आप उसको गुणांक में लिख सकते हैं, या वही यूं कह लीजिए कि वही गुणांक होता ही है। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बहुपद की घात पर चर्चा करते हैं। किस पर, बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स ना, देखिए किसी बहुपद की घात ना, देखिए क्या होता है दोस्तों, किसी बहुपद की घात व्यंजक ना, व्यंजक में उपस्थित सबसे बड़ी घात होती है, व्यंजक में उपस्थित सबसे बड़ी घात होती है। तो दोस्तों आपने व्यंजक पढ़ा ही है। अब देखिए कर व्यंजक में उपस्थित सबसे बड़ी घात, किसी बहुपद की घात व्यंजक में उपस्थित सबसे बड़ी घात होती है। जैसे देखिए अगर देखा जाए, दे दिया जाए 9x⁸ + 2x⁹
प्लस 3x पावर 6। ठीक, इस प्रकार से अगर आपको व्यंजक दे दे और आपसे ये पूछ ले और उसके बाद देखिए और अगर लिख दे इसमें कि 2x प्लस 5, तो इसमें जो व्यंजक की घात है दोस्तों, व्यंजक की घात क्या है? सबसे बड़ी घात। व्यंजक में उपस्थित सबसे बड़ी घात होती है। देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है। तो देखिए इसमें क्या हो गया? सबसे बड़ी घात क्या है? 9 है। तो व्यंजक की घात क्या लिखेंगे? व्यंजक की घात लिख दीजिए या बहुपद की घात, तो 9 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? बहुपद की घात 9 हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे मान लो 5x⁴ और -3x⁴ इसमें अगर व्यंजक की घात पूछे तो जाहिर सी बात है, जब ऊपर आपने देखा कि सबसे बड़ी घात व्यंजक में उपस्थित सबसे बड़ी घात व्यंजक की घात कहलाती है, तो इसमें भी तो सबसे बड़ी घात यही 6 है। तो इसका मतलब बहुपद की घात क्या हो जाएगी? उत्तर 6 हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए। फिर अगला देखते हैं हम लोग बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार ना, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद के प्रकार। देखिए जो प्रकार है ना, प्रकार आप निकाल सकते हैं घातों के आधार पर और पदों के आधार पर ना। देखिए अगर हम देखिए पदों के आधार पर, ठीक, अगर दोस्तों हम पदों के आधार पर बात करें तो देखिए एक पद, द्विपद, 3 पद, 4 पद इस तरह होते हैं। तो आप उसके बाद जो ज्यादा हो जाता है तो हम उसको बहुपद कहते हैं ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? बहुपद। लेकिन आपके जो किताब में दिया है वो तो दिया है रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती, ओह ठीक, इसमें मिला कर दे दिया है। तो आप जानते रहिए। देखिए जैसे आपसे कह दीजिए 5x², इसमें कितने हैं? इसमें एक पद है। इसमें एक पद है तो आप लिखोगे एक पदीय बहुपद। ठीक, अगर ऐसे दे दिए जाए, इसी में कुछ और जोड़ दे, x² प्लस 3x कर दे, आप लिखोगे इसमें कई पद हो गए? 2 हो गए। तो आप द्विपदीय बहुपद लिखोगे। द्विपदीय बहुपद। और इसमें जोड़ दे 5x² माइनस 3x प्लस 4, इसमें कितने पद हो गए? 3 हो गए। तो आप क्या लिखोगे दोस्तों? त्रिपदीय बहुपद। इसी तरह अगर बढ़ता चला जाए तो चतुर्पदी, पंचपदी, छपदी, लेकिन प्रायः 4 तक लोग लिखते हैं चतुर्पदी बहुपद, उसके बाद बहुपद ही लिखते हैं या व्यंजक लिखते हैं। तो अब चलिए घातों के आधार पर देख लेते हैं। और ठीक इसी तरह घात भी है। घातों के आधार पर देखिए जैसे इसमें दोस्तों पद है 1 2 3 4, वैसे उसमें घात जितनी घात हो, एक घाती, दो घाती, त्रिघाती, चतुर्घाती है। तो इस प्रकार से। और आपको दोस्तों ये बताया गया है तो चलिए देखिए आपको ये बताया गया दोस्तों कि किसी दिन जैसे आपसे कह दिया जाए 3x² प्लस 2x प्लस 3, इसमें देखिए सबसे बड़ी घात क्या है? आपको व्यंजक की घात बताई गई है।
उसी व्यंजक के घात के आधार पर लगाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि इसमें तो जहां 3 दिया हो 2 दिया हो, यहाँ तो एक भी घात है तो हम इसको एक घाती क्यों नहीं लिखते, क्योंकि व्यंजक की घात। देखिए हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द्विघाती, द्विघातीय व्यंजक या द्विघातीय बहुपद। क्या लिखेंगे, द्विघाती बहुपद। अब आप ये सोच रहे हैं दोस्तों कि यहाँ तो एक भी घात है तो हम एक घाती क्यों नहीं लिख सकते। हम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि व्यंजक की जो सबसे बड़ी घात है, व्यंजक की जो सबसे बड़ी घात है कितनी है, 2 है। व्यंजक की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए हम इसको द्विघाती बहुपद लिखेंगे। इसी तरह अगर हम दूसरा देख लें, 5y⁴ प्लस 3y² प्लस 3y + 5। इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ी घात 4 है, इसमें क्या लिखेंगे, चतुर्घाती, चतुर्घातीय बहुपद, चतुर्घातीय बहुपद। और इसी तरह अगर 5 हो तो 5 घाती, 6 हो तो 6 घाती।